क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक है राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत। और राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत को मैं विस्तार से आपको एक एक प्रश्न की शानदार व्याख्या के साथ में, पूरे एनालिसिस के साथ में मैं इसका आपको अध्ययन करवाऊंगा और इसे एक वीडियो से ही आपको इसका पूरा अध्ययन हो जाएगा। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार राजपूत उत्पत्ति के बताई गई है। जैसा कि इसमें मनुस्मृति के बारे में कहा गया है, तो मनुस्मृति में राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई है इसके बारे में बताना है। जैसे कि मनुस्मृति ये हमारी जो प्राचीन जो हमारे जो लिखित साहित्य है उस लिखित साहित्य में से एक है मनुस्मृति। और ये प्राचीन की बात वैसे ही करते हैं और ये ग्रंथ भी प्राचीन है। तो इसमें जो मनुस्मृति में राजपूतों को क्या कहा गया था, उनको कहा गया था कि इनकी उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति वो किससे हुई है, वैदिक कार्यों से हुई है। और वैसे इसकी प्रश्न की व्याख्या हमने डिटेल में वैसे भी कर दी थी। और उसके बाद में अब प्रश्न संख्या आता है 2। और प्रश्न संख्या 2 में है कि मंडोर शिलालेख के अनुसार वशिष्ठ ऋषि की संतान बताया गया है। इसमें ऑप्शन है कि आबू के प्रतिहार, चौहान, कछवा या फिर गोहिल। तो इसमें ये बताना है कि मंडोर शिलालेख में वशिष्ठ ऋषि की संतान किसे बताया गया है। तो उसमें किसकी संतान, वशिष्ठ ऋषि की, चौहान, कछवा, गोहिल या फिर आबू के प्रतिहार। तो आबू के प्रतिहारों को है वो मंडोर शिलालेख में वशिष्ठ ऋषि की संतान बताया गया है। अब देखिए इसके साथ में चौहान भी है, कछवा भी हैं और इसमें गोहिल भी हैं। उसमें से हम थोड़ा सा चौहान वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। चौहान वंश से संबंधित जो विभिन्न विद्वानों के जो मत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अगर हम कहें तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने जो बिजुलिया शिलालेख था, उस बिजुलिया शिलालेख के आधार पर कहा है कि इनकी उत्पत्ति है वो है वत्स गोत्र के जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मणों से हुई है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि राजशेखर नामक ब्राह्मण था और उसकी विवाह हुआ था अवंती सुंदरी के साथ होना है। ये चौहानों को क्या सिद्ध करता है, ये चौहानों को नागर ब्राह्मण सिद्ध करता है। और इसी प्रकार से इनका एक और है, कायम खां रासो है, जो हमने रासो साहित्य पढ़ा है। उस रासो साहित्य में कायम खां रासो एक ग्रंथ आता है। रासो साहित्य में जो हिंदी का जो आदिकाल है उसमें हम पढ़ते हैं तो उसमें रासो साहित्य पढ़ा जाता है। तो इसमें कायम खां रासो का रचयिता कायम खां है। और इसमें चौहानों की उत्पत्ति है वो वत्स से बताई गई है। किससे बताई गई है, वत्स से बताई गई। और ये जो वत्स है वो जमदाग्नि गोत्र का है। किसका, जमदाग्नि गोत्र का है। और ये जो, और इससे भी वत्स के इसको ब्राह्मण माना गया है। तो ये दोनों कौन सा, एक तो बिजुलिया शिलालेख, ये भी चौहानों को क्या नागर ब्राह्मण कहता है। दूसरा कायम खां रासो, इसमें कहा गया कि जो चौहानों का जो मूल पुरुष है वो वत्स से बताई गई है। और ये वत्स कौन था, जमदाग्नि गोत्र का था। अब इस ये जो कायम खां रासो वाली जो घटना है, इस घटना की पुष्टि होती है वो सुंडा, ये जिसे अपन सुंडा कहते हैं ना, सुंडा पर्वत, ये सुंडा और आबू के जो अभिलेख हैं उस आबू अभिलेखों में इसके बारे में जो कायम खां रासो में जो बात कही गई है उस बात की क्या की गई है, पुष्टि की गई है। इसमें आबू अभिलेख और सुंडा
पर्वत का जो अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों के द्वारा ये जो कायम खां रासों में जो बात कही गई है उसकी वो पुष्टि करते हैं। और इस प्रकार से अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। और प्रश्न संख्या 3 में है, ये निम्नलिखित में से इसको सुमेलित करना है। तो इसमें राजवंश और इसकी स्थापना के बारे में लिखा गया है। तो इसमें विभिन्न प्रकार जो हमारे राजस्थान के जो विभिन्न राजवंश है और उनका स्थापना कब हुई है, तो इसमें एक लिखा हुआ है किशनगढ़, और किशनगढ़ का इन्होंने लिखा है 1609, ये जो सही है। फिर झालावाड़ की स्थापना हुई है 1838 में, ये भी सही है। फिर नाडोल लिखा है इन्होंने 995 ईस्वी, और दूसरा है शाकंभरी का 551 ईस्वी। तो इसमें जो नाडोल का है, ये जो नाडोल का जो कथन है वो कथन गलत है। ये 995 ईस्वी जो लिखा हुआ है, ये 995 ईस्वी ना होकर ये है 960 ईस्वी। कब का? 960 ईस्वी में। नाडोल वैसे हमारे राजस्थान में जितनी भी चौहान है, उन चौहानों का जो सबसे प्राचीनतम जो ठिकाना है, या प्राचीनतम जो जहाँ पर सर्वप्रथम जो राजस्थान में, वैसे इससे पहले शाकंभरी वाला आता है। वैसे सही बात है कि जब सबसे प्राचीन अगर चौहानों के बारे में कहा जाए तो वो तो होंगे शाकंभरी के चौहान। और ये जो शाकंभरी के चौहान है, ये शाकंभरी का चौहान था, वो था वासुदेव चौहान। और इस वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में ये शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी। और इस शाकंभरी का दूसरा नाम है सांबर, जो वर्तमान में जो है वो हम सांबर कहते हैं। जो पहले क्या थी? शाकंभरी थी, और अब इसको सांबर कहते हैं। और वैसे शाकंभरी का मतलब ये होता है साग अपने समझते, साग अपने जो देसी भाषा में या गाँव में जो मारवाड़ी में अपन कहते हैं साग होता है, साग यानी सब्जी। तो ये सब्जी की जो देवी है ना, वो शाकंभरी है। इसका जब हम इसकी जो संधि विच्छेद करेंगे तो साक प्लस भरी, यानी कि सब्जी से भरी हुई, ये जो है इसका जो अर्थ होगा साग कहते हैं ना अपना मारवाड़ी में। तो ये शाकंभरी है। तो शाकंभरी वंश की स्थापना शाकंभरी के चौहानों की वो किसने की गई थी? किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा। अब इसी वासुदेव चौहान के ही वंश में आगे चलकर ये जो है वाकपति राज आता है। उस वाकपति राज का पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण। इस लक्ष्मण ने 995 ईस्वी में 960 ईस्वी 995 इसके अंदर लिखा हुआ है 960 ईस्वी में इसने वहाँ पर नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। और इसका जो नाडोल का जो प्राचीन नाम है वो है नडूला। ये इसका नाडोल का प्राचीन नाम है। और इसके बाद में जैसे इसके अंदर झालावाड़ है, ये झालावाड़ है जो 1838 ईस्वी में, ये जो है कोटा राज्य का जो दीवान था झाला जालम सिंह, इसने 1791 में एक चौनी उमूदपुरा नामक एक बस्ती स्थापित की थी, जो बाद में उसको हम झालावाड़ कहा गया। लेकिन इसका जो संस्थापक अगर पूछा जाए तो वो झालावाड़ का वो होगा झाला मदन सिंह। कौन होगा? झाला मदन सिंह होगा। और ये जो किशनगढ़ है, इस किशनगढ़ की स्थापना की गई जो मारवाड़ का जो राव मालदेव था, उस राव मालदेव का पुत्र था मोटा राजा उदय सिंह। राव चंद्रसेन हम जो इतिहास में पढ़ते हैं, उस राव चंद्रसेन का बड़ा भाई मोटा राजा उदय सिंह, उस उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह। इस किशन सिंह ने ये 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की थी। और इस प्रकार से ये हमारा तीसरा प्रश्न है, वो विस्तृत व्याख्या के साथ में
पूर्ण होता है। और हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या है 4। और प्रश्न संख्या 4 में है कि पिंगल सूत्रकृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है या राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। तो देखिए पिंगल सूत्रकृति, तो वैसे ये पिंगल जो हमारा राजस्थान के का जो एक भाग है जो अपन बीकानेर के साइड में, उसको हम उसमें एक पिंगल भी आता है। और हमारा जो साहित्य है उसमें भी पिंगल और डिंगल, ये जो दो शैलियाँ हैं वो मुख्य रूप से वो इससे हैं। तो इसके कहा ये पिंगल सूत्रकृति है। इस सूत्रकृति के अंदर राजपूतों को क्या माना गया कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो राजपूतों की उत्पत्ति वो मानी है ब्राह्मणों से। किससे मानी गई है? राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी गई है। अब इसमें वैदिक आर्य वाला है, तो वैदिक आर्य और वैदिक ये हमने पहले प्रश्न में पढ़ लिया है। अग्निकुंड का सिद्धांत है, ये तो सबसे जो सर्वाधिक जिसे हम प्रचलित और जनता के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध अगर कोई राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है तो वो कौन सा है? अग्निकुंड का मत है। और दूसरा विदेशियों का मत है। तो विदेशियों का मत के बारे में तो आपको सीधी यही जानकारी है, जो भी राजस्थान से संबंधित जिन्होंने हमारा विदेशियों ने जो इतिहास लिखा है वो सभी कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? विदेशियों से हुई है। वो राजपूतों को राजस्थान या फिर भारत का उनका वंशज मानते ही नहीं है। और इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या हमारा 4 ये भी पूरा हुआ। और आगे है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है कि निम्न में से किस वंश की उत्पत्ति, ये हमारा प्रश्न संख्या 5 है। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। अब इसके अंदर 4 वंश दिए गए हैं कि चौहान, परमार, चालुक्य और सिसोदिया। देखिए जो हमारा अग्निकुंड का मत है, इस अग्निकुंड के जो मत की जो सर्वप्रथम जो जहाँ से हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें चंद्रबरदाई है, जो पृथ्वीराज तृतीय के काल का, पृथ्वीराज का सहपाठी भी, उनका सखा भी और उनका दरबारी और साहित्यकार ये चंद्रबरदाई था। इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में ये जो अग्निकुंड का है, जो राजपूत है, जो संपूर्ण राजपूत हैं, उन राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे मानी है? अग्निकुंड से मानी है। अब ये जो है जो आबू के अग्निकुंड की जो कथा है वो जनश्रुति के अनुसार भी ये भी माना जाता है कि आबू राजपूतों की उत्पत्ति वो किससे हुई है? वो ये है अग्निकुंड से। तो इसमें एक तो पृथ्वीराज का जो चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज राष्ट्र है उससे, दूसरा जनश्रुति है उसमें भी ये कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है या फिर आबू के यज्ञ से हुई है। दूसरा जनश्रुति में ये भी कहा गया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो राजपूत है वो किस वंश से है? वंश के हैं, तो वो है सूर्यवंश के। किस वंश से संबंधित है? सूर्यवंश से संबंधित है। अब बात आती है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों में से अपना उत्तर कौन सा होगा कि निम्न में से किस वंश की अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं हुई है? तो देखिए ये जो सिसोदिया है इनको रघुवंशी कहा गया है, जिसके अंदर नाथ अभिलेख, आठपुर अभिलेख वगैरह और श्रृंगी ऋषि का लेख, इन सभी के अंदर इनको रघुवंश से संबंधित बताया गया है। रघुवंश यानी कि हमारे भगवान राम हैं जिस वंश में हुए हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वसन न जाए, वो रघुवंश है। उस रघुवंश से संबंधित सिसोदिया वंश को भी बताया गया है। और वैसे हमारे जो कछवा वंश है वो भी रघुकुल से ही संबंधित है। पर ये जो हमारे 3 हैं, ये तीनों हैं चौहान, परमार और चालुक्य, इन तीनों की आबू के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हमें विभिन्न प्रमाणों के द्वारा इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब लेकिन इसमें भी एक प्रश्न और है कि हमने तो यही पढ़ा है कि आबू के अग्निकुंड से 4 जो मुख्य जो चौहान राजपूत थे वो उत्पन्न हुए हैं।
लेकिन इसमें भी एक कभी कभी ये सवाल भी आ सकता है कि इसमें जो वशिष्ठ, जो गुरु वशिष्ठ थे, वो उन्होंने मतलब जब वहाँ पर यज्ञ वगैरह हो रहे थे और उस यज्ञों को राक्षस वगैरह पूर्ण नहीं करने दे रहे थे, तब उन्होंने 3 योद्धा सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे। और इन 3 योद्धाओं में एक तो था प्रतिहार, दूसरा था परमार और तीसरा था चालुक्य। पहले इन तीनों को त्याग किया, यानी इनके तीनों का जन्म हुआ किसके द्वारा? गुरु वशिष्ठ के द्वारा। लेकिन ये तीनों जब उन राक्षसों से जब वो वहाँ पर हरकतें कर रहे थे, वो इनसे जब कंट्रोल में नहीं हुए, तब जाकर चौहान की वशिष्ठ ने, जो शस्त्रों से सुसज्जित था, तब जाकर चौहान को उत्पन्न किया, जिसे चौहान को चाहमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहमान भी कहते हैं। तो ये जो है, तो इसमें ये 4 है, तो चारों में पहले ये 3 उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार और चालुक्य। और लेकिन इनसे जब राक्षस कंट्रोल में नहीं आए, या फिर वो जो दुर्दांत थे, वो जो कह सकते हैं कि हम उस काल के वो आतंकवादी थे, वो जब इनके कंट्रोल में नहीं आए, तब जाकर किसकी उत्पत्ति की गई? चौहान की उत्पत्ति की गई। और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न संख्या 5 ये भी पूर्ण हुआ। और अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ये है प्रश्न संख्या 6। इसमें है कि निम्न में से, प्रश्न संख्या 6 के निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों की मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया है? अब इसके अंदर है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, D.P. चट्टोपाध्याय, C.V. वैद्य या फिर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसमें मिश्रित जातीय अवधारणा, अब ये है कि ये मिश्रित जातीय अवधारणा क्या है? हमने जो मुख्य जो राजपूत उत्पत्ति के जो सिद्धांत पढ़े, उसमें सबसे सर्वप्रमुख तो यही है कि आबू के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। दूसरा सिद्धांत ये था कि राजपूतों जो विदेशी हैं। तीसरा ये है कि राजपूत है वो जो विदेशी आर्य थे या फिर विदेशी क्षत्रिय थे। राजपूत वैदिक आर्य थे या फिर वैदिक क्षत्रिय थे, ये तीसरा मत था। चौथा वो था कि मिश्रित जातीय अवधारणा। अब ये मिश्रित जातीय अवधारणा क्या है? इसमें मिश्रित जातीय अवधारणा का मतलब ये हुआ कि राजपूत न तो क्षत्रिय थे और न ही ये विदेशी थे। ये उस समय की जो प्रमुख जातियाँ थी, उन सभी का मिश्रण था। उस समय की जो विभिन्न जातियाँ थी, तो उसमें वो विभिन्न आदिवासी वगैरह जो भी रहे होंगे, उसमें से उनका मिश्रण थी वो। तो ये मिश्रित जातीय अवधारणा थी। अब इस मिश्रित जातीय अवधारणा का जो सिद्धांत है, इसके समर्थन या फिर इस बात को कहने वाले कौन थे? तो इस बात को कहने वाले थे D.P. चट्टोपाध्याय। कौन थे? D.P. चट्टोपाध्याय। अब एक और सिद्धांत है और उसमें भी नाम इनके जैसा ही है। ये है D.P. चट्टोपाध्याय और उनका नाम है B.D. चट्टोपाध्याय, बिंदुलाल B.D. चट्टोपाध्याय। और B.D. चट्टोपाध्याय ने जो सिद्धांत दिया है, वो दिया है सामाजिक आर्थिक क्रिया का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत दिया है? सामाजिक आर्थिक क्रिया का सिद्धांत। ये भी राजपूत उत्पत्ति का एक सिद्धांत है, सामाजिक आर्थिक क्रिया का सिद्धांत। तो जब ये जो D.P. चट्टोपाध्याय की बात आए, तो D.P. चट्टोपाध्याय ने राजपूत उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया? तो हमें देना है मिश्रित जातीय अवधारणा का। लेकिन अगर B.D. चट्टोपाध्याय आए तो इसका उत्तर होगा सामाजिक आर्थिक क्रिया का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के प्रवर्तक वो कौन है? B.D. चट्टोपाध्याय। और मिश्रित जातीय अवधारणा का पूछे तो वो होगा हमारा D.P. चट्टोपाध्याय। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। और प्रश्न संख्या 7 में है
कि ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति किससे, ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने मानी है। अब इसमें लिखा हुआ है कि कैनेडी ने, जैक्सन ने, D.R. भंडारकर ने, या फिर इसमें अगला जो सिद्धांत आता वो किसका है, कनिंघम ने। तो इसमें से कौन सा मत है जो ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति का मानते हैं। तो देखिए ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति है, ये बात कही थी कैनेडी ने। किसने कही थी, कैनेडी। अब कैनेडी का जो कहने का आधार ये था कि राजपूतों में जो अश्व पूजा है, अस्त्र चलाना है, या फिर इनके जो अग्नि नहीं जो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, ये सभी ईरानियों द्वारा भी की जाती है। तो ये राजपूतों और ईरानियों में समानता है, और इस समानता के आधार पर कैनेडी महोदय ने यह कहा कि राजपूत है, ये राजपूतों की उत्पत्ति है वो ईरानी राजवंश है, या फिर ईरान से जो लोग आए, या फिर उसी वंश के राजपूत हैं। ये मत है, ये किसका है, कैनेडी का है। अब देखिए हमारे जो इस मत के जो इसमें देखो जैक्सन भी है, D.R. भंडारकर भी है और कनिंघम भी है। तो ईश्वरी प्रसाद और D.R. भंडारकर थे, उन्होंने जो हमारे जो विदेशी जो सिद्धांतकार है, जो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति वो किससे हुई, विदेशियों से हुई। इस विदेशी मत का या फिर इस विचारधारा को समर्थन करने वाले या इसके पोषक हैं, वो इस मत का प्रतिपादन करने वाले हमारे हिंदुस्तानी जो इतिहासकार है उसमें थे D.R. भंडारकर। और D.R. भंडारकर की बात को ईश्वरी प्रसाद ने भी मानी है। और किसने मानी है, ईश्वरी प्रसाद। ये दो ऐसे इतिहासकार हैं जो भारतीय इतिहासकार हैं। इन दोनों ने जो विदेशी मत है या फिर विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति है, इस मत को उन्होंने समर्थन दिया है। और इसके लिए D.R. भंडारकर ने तो जो गुजर थे, उन गुजरों को क्या कहा है, श्वेत हूण कहा है। कैसे, श्वेत हूण कहा है। देखिए एक तो श्वेत हूण है, एक गुजरों को विदेशी हूण भी कहा गया है। क्या कहा गया भी है, विदेशी हूण कहा गया। अब देखिए श्वेत हूण की बात आए तो D.R. भंडारकर। अब विदेशी की आए बात तो देखो विदेशी में पहला अक्षर है V, और एक अंग्रेजी इतिहासकार है जिनका नाम है V.A. स्मिथ। क्या नाम है, V.A. स्मिथ। और इन्होंने गुजरों को क्या माना है, विदेशी हूण माना। देखिए ये जो पहली लाइन है, इस पहला अक्षर वो V से स्टार्ट होता है, और V.A. स्मिथ का भी जो नाम का पहला अक्षर है वो भी किससे स्टार्ट होता है, V से होता है। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर विदेशी हूण का पूछा जाए तो सीधा यहाँ खींच कर आपको उत्तर दे देना V.A. स्मिथ। और श्वेत हूण की बात आए तो श्वेत हूण है तो फिर पीछे कौन रहेगा, सबसे बड़ा नाम वाला जो इतिहासकार कौन है, वो हमारा वो है D.R. भंडारकर। तो ये D.R. भंडारकर ने इनको क्या कहा है, श्वेत हूण कहा है। और विदेशी हूण किसने कहा है, V.A. स्मिथ ने कहा है। ये इससे संबंधित है। अब अपना आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। और इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम गुजरों से, किससे, गुजरों से अग्निवंशी राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई है। यानी कि जो अग्निवंशी राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, गुजरों से हुई है। ये जो मत है, इस मत को किसने, इस बात की जो चर्चा है वो किसने चलाई, तो ये बात आती है जैक्सन के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जो गुजर है वो अग्निवंशी राजपूतों की, मतलब गुजरों से ही अग्निवंशी राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और अग्निवंशी राजपूत कौन से, जो 4 योद्धा उत्पन्न हुए हैं वो सभी इस गुजरों के ही वंशज हैं, जिसमें चालुक्य, प्रतिहार, परमार और चौहान। और इतिहास में हमें कहीं न कहीं इसके बारे में ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि ये कहीं जैसे कि प्रतिहारों में जैसे विग्रहराज अपने
हम मिहिर भोज की और बात करते हैं तो उसमें भी उसके उनके उनके नाम के साथ में गुजर शब्द आता है। और चौहानों में जो पृथ्वीराज दत्ती की बात आती है तो उसको भी कई कई ग्रंथों में हमें मिलता है कि उसमें उनको गुजर कहा गया है। और ये जो पूरा क्षेत्र था वो इन्हीं जो गुजरात था, गुजरात को पहले लाट प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाट प्रदेश। और ये लाट प्रदेश बाद में जब गुजर आए और गुजरों का अधिक आधिपत्य होने के कारण और वहाँ पर इनका शासन अधिक होने के कारण ये गुजर जो है लाट प्रदेश वो क्या बन गया? गुजरात हो गया। तो गुजरात ये गुजरों से बना हुआ शब्द है। अब इसमें कुछ ऐसे और भी हमारे जैसे कि विलियम क्रूक है। तो विलियम क्रूक था, ये इन्होंने जो हमारे कर्नल जेम्स टॉड थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये जो पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक के जो संपादक थे वो कौन थे? ये विलियम क्रूक थे। तो इनमें से कर्नल जेम्स टॉड ने तो ये देखो शक है, सीथियन है, हूण है, इन सभी को क्या कहा है? ये जो राजपूतों की उत्पत्ति इन जातियों से हुई। तो इसके अंदर फिर विलियम क्रूक ने क्या जोड़ दिया? विलियम क्रूक ने कहा कि भाई ये जो शक है, सीथियन है, पहलव है, हूण है, ये गुजर है, ये सभी किसकी संतान है? ये गुजरों की संतान। किसकी संतान बताया इसने? गुजरों की संतान है। और ये जो कालांतर में जो गुजर थे वो अनेक आक्रमणकारी, अब इन्होंने क्या किया कि एक समय था जैसे कि लगभग इनका विलियम क्रूक का और इनका सभी का मानना है कि लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी में इन विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? भारत पर आक्रमण किया और ये यहाँ आकर बस गए। और धीरे धीरे ये इतने मतलब हमारी जो जातियाँ थी उस समय की, उन जातियों में से घुल मिल गए कि हम लोग भूल गए कि ये विदेशी हैं। और ऐसे में इन सभी विदेशी जातियाँ थी, इन जातियों को बाद इन्होंने क्या किया? हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। और हिंदू धर्म स्वीकार करके और इनकी यहाँ हमारे यहाँ के रिवाज, धर्म, त्यौहार वगैरह सभी ये मनाने लगे। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई है सभी हम और इनका जो कि इनका खुद का कल्चर था वो छोड़कर सभी उन्होंने रिवाज वगैरह, विवाह पद्धति वगैरह सब कुछ हमारी अपना ली। और ऐसे में ये भी हिंदू कहलाने लगे। तो ये सभी ये बातें हैं जो वो कर्नल जेम्स टॉड भी कहता है। और कर्नल जेम्स टॉड ये भी कहता है कि जो सभ्यताओं का जो विकास हुआ था वो पश्चिम से हुआ था। सभ्यताओं का जो भी विकास हुआ वो पश्चिमी जो विश्व है, विश्व का जो पश्चिमी भाग है उससे हुआ। फिर यहाँ से कुछ लोग हैं वो कहाँ आ गए? पूर्व में आ गए। और ये जो पूर्व में आए वो बस जो और पूर्व में यहाँ आए, भारत में भी आए और भारत में आकर बस गए। और यही बाद में जाकर क्या बन गए? राजपूत कहलाए। तो इसका मतलब इनका कारण यही है कि जो पश्चिम से जो आए वो सभी क्या थे? विदेशी थे। और इनकी उत्पत्ति इन पश्चिम से आई हुई जातियों से ही हुआ है। और इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। अब इसमें प्रश्न संख्या 9 है कि राजपूत उत्पत्ति का मिश्रित जाति की अवधारणा के सिद्धांत से संबंध किस इतिहासकार का है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, D.R. भंडारकर या फिर C.V. वैद्य। इसमें से इस मत का प्रतिपादक कौन है जिसने मिश्रित जातीय अवधारणा के सिद्धांत की जो है बात कही थी? तो देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा, C.V. वैद्य, V.A. स्मिथ या फिर D.R. भंडारकर। मिश्रित जातीय अवधारणा का सिद्धांत है, इसका जो मेन प्रतिपादक है वो तो है D.B. चट्टोपाध्याय। कौन है? D.B. चट्टोपाध्याय। लेकिन हमारे इस प्रश्न के अंदर D.B. चट्टोपाध्याय है नहीं। तो
ऐसे में इस मिश्रित जाति अवधारणा के सिद्धांत का पोषक कौन है? तो वो है दशरथ शर्मा। देखिए इसका भी डी आता है और इसका भी पहला अक्षर दशरथ शर्मा का भी वो भी क्या आता है? डी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर दशरथ शर्मा और डी बी चट्टोपाध्याय ये दोनों जो मिश्रित जाति जो अवधारणा है इस राजपूतों की उत्पत्ति की वो उस अवधारणा को मानने वाले भारतीय इतिहासकार रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है उस पर पहुंचते हैं। और ये रहा प्रश्न संख्या 11 है। वैसे ये 10 प्रश्न संख्या 10 है, लेकिन इसमें भूल से 11 लिख दिया है। ये कहता है कि राजपूत उत्पत्ति और उसके मानने वालों में असंगत युग्म कौन सा है? अब इसमें एक पहला जो है इसमें लेखक हैं ये कर्नल टॉड और विलियम क्रुक। तो ये क्या सिथियन को मानते हैं? ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि शक है, सिथियन है और हूण है, ये सभी क्या थे? गुर्जर थे। और ये गुर्जर थे वो विदेश से आई या बाहर से आई जाती थी, इसलिए ये सभी क्या हो गए? विदेशी हो गए। फिर डॉक्टर सी.वी. वैद्य हैं। सी.वी. वैद्य ने कहा कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। हमारे जो भारतीय जो इतिहासकार है उसमें दो ऐसे इतिहासकार हुए हैं। एक तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और दूसरे हैं सी.वी. वैद्य। और इन दोनों ने राजपूतों के जो प्राचीन क्षत्रिय की जो संतान है या फिर प्राचीन आर्यों की संतान है, इस मत का प्रतिपादन करने वाला में डॉक्टर सी.वी. वैद्य और गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। अब तीसरा मत इसमें दिया हुआ है। अब इसमें से असंगत बताना हमें, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तीसरा आ गया वी.ए. स्मिथ। तो वी.ए. स्मिथ ने कहा है कि राजपूत हूणों की संतान है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि विदेशी हूँ, वी.ए. स्मिथ ने क्या कहा था? विदेशी। और यानी कि राजपूत है वो किससे? विदेशियों से उत्पन्न हुए। और ये राजपूत किसकी संतान? हूणों की संतान। तो अब यहाँ पर उन्होंने लिखने में लिख दिया कैसे थे? विदेशी हूण थे, उनसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। इसका मतलब ये प्रश्न, ये जो उत्तर है या ऑप्शन है, ये भी सही है। फिर आ जाता है डी.आर. भंडारकर। अब डी.आर. भंडारकर ने कहा कि राजपूत शकों की संतान है। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो हूण है, हूणों को एक को तो विदेशी हूण बना दिया, और दूसरा है जो हूण है वो उनको कहा था श्वेत हूण। कैसे हूण थे? श्वेत हूण। और ये जो श्वेत हूण है वो इस मत को किसने कहा था? वो कहा था डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। और ऐसे में ये जो प्रश्न है, राजपूत शकों की संतान है, शक, सिथियन वगैरह, ये जो बात कही गई है वो किसके द्वारा कही गई है? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा या फिर विदेशियों के द्वारा कही गई है। डी.आर. भंडारकर ने तो ये कहा कि जो राजपूत है या फिर वो गुर्जर है वो श्वेत हूणों से उत्पन्न हुए हैं। और इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न संख्या जो है वो 11 पूरा जाता है। और ये जो वी.ए. स्मिथ है, इनकी पुस्तक रही है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसमें ये सभी बातें हुई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 12 पर पहुंचते हैं। और इसमें है प्रश्न संख्या 12। इसमें है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में यकायक प्रकट हुई। और इसमें यह कथन राजपूत उत्पत्ति के बारे में किस इतिहासकार का है? एक ऐसा इतिहासकार है जिसने कहा कि राजपूत जाति वो 8वीं या फिर 9वीं शताब्दी में यकायक प्रकट हुई। वैसे ये पूरा जो कथन है वो पूरा नहीं है, ये वो पूरा कोटेशन वो बहुत बड़ा है, और लेकिन उसमें से एक लाइन है वो यहाँ पर दी गई है। तो ये जो बात है वो किसके द्वारा कही गई है? वो कही गई है वी.ए. स्मिथ के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? ये कही गई है वी.ए. स्मिथ के द्वारा।
अब देखिए, इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, उन्होंने कहा था कि जब राजपूत अपनी उत्पत्ति अतीत से जोड़कर प्रकट करते हैं तो वे उसी परंपरा को जो है पुख्ता करते हैं जिसमें ब्राह्मण अपनी गोत्र है और प्राचीन ऋषि है, जैसे कि वशिष्ठ है, भारद्वाज है, अत्रि है, कौशिक आदि से जोड़ते हैं। पर यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो प्राचीन सभी क्षत्रिय थे वो बिना अवशेष छोड़े अचानक कहीं खो थोड़ी गए, खो नहीं सकते। राजपूत वंशों ने भी आपस में एक दूसरे को क्षत्रिय माना है और जो ज़्यादा ऐतिहासिक है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों के बावजूद भी डॉक्टर दशरथ शर्मा, चौहान, गोहिलोत और परमार है, इन सभी को क्या मानते हैं, उनकी उत्पत्ति वो राजपूतों से नहीं मानते हैं। ये सब कौन नहीं मानता है? वो नहीं मानता है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा। चौहानों को, गोहिलोतों को, यानी कि जो हमारे गोहिल हैं वो, और परमार, इनको वो क्षत्रिय राजपूतों की उत्पत्ति नहीं मानते हैं। अब आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 12 पर पहुंचते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या हमारा 12, और इसके अंदर ये कहा गया है, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, इसमें कि किन इतिहासकारों ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत की पुष्टि के लिए राजपूत उत्पत्ति के जो विदेशी मत है, इसमें से ये कहा गया है कि राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के मत की पुष्टि के लिए अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत को मान्यता देते हुए अग्नि की साक्षी में पवित्र कर राजपूत वर्ग में सम्मिलित करने के लिए किया है। इसमें वो कौन इतिहासकार है जिन्होंने कहा है कि जो हमारा जो जनश्रुति में और पृथ्वीराज आसो वगैरह में एक जो सिद्धांत चल रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। और इस विचारधारा को किन इतिहासकारों ने, जो विदेशी हैं, उन्होंने माना है, वो हमें इसमें से देखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा या फिर चंद्रप्रदाई, तो ये जो बात मान रहे हैं कि राजपूत वर्ग में सम्मिलित करने का, ये अग्नि की साक्षी में पवित्र करके राजपूत वर्ग में सम्मिलित करने वाला इस सिद्धांत की ये पोषक है नहीं। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इसमें नहीं है। फिर इसमें आता है वी.ए. स्मिथ और विलियम क्रुक। तो ये ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इस बात का समर्थन किया। किसने? विलियम क्रुक ने, विलियम स्मिथ ने, और इसके अंदर हम कर्नल जेम्स टॉड ये नाम भी जोड़ सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो अग्नि कुंड वाला जो सिद्धांत है वो वास्तव में सही है। क्या है? सही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो विदेशी इतिहासकार है वो राजपूतों को शक, सीथियन और हूण या फिर गुर्जर, हाय आदि जातियों से उत्पत्ति की जो बात कहते हैं वो उस बात से अब इसके बारे में थोड़ा सा संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि अब ये बात भी ये कह रहे हैं कि राजपूत वो शक, सीथियन, हूण उनसे उत्पन्न हुए, लेकिन बाद में ये भी बात कर रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति वो अग्निकुंड से हुई है। तो इनका कहने का अर्थ ये हुआ कि कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि जैसे कि राजपूतों में जो प्रचलित कुछ प्रथाएं या फिर उस समय के रिवाज हैं, जैसे कि अश्व पूजा है, यानी कि घोड़े को पूजा करना, या फिर आप इसमें देखोगे अश्वमेघ यज्ञ करवाना, जो ठेठ हमारे स्वाई जय सिंह तक इसका जो चला है वो है, या फिर जैसे ये शस्त्र पूजा है जैसे कि दशहरा पर होती है ये, या फिर बहुविवाह है, यानी कि एक से अधिक विवाह। ये जो सभी प्रथाएं, कुप्रथाएं जो राजपूतों में चल रही हैं, ये सभी विदेशी है। जो शक, कुषाण आदि जो जातियां हैं उनमें भी ये चीज़ें है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं हैं वो विदेशियों में वो जो स्वयं राजपूतों से, अतः
राजपूतों में जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, जो कह रहे हैं कि ये जो विदेशी थे वो भारत में आकर बस गए, और इन्होंने जब किसी अन्यों ने भारतीयों पर आक्रमण किया तब उन्होंने उनकी सुरक्षा की, और ऐसे में ये आपस में यहाँ पर क्या हुए, घुल मिल गए। और ऐसे में इन विदेशी आक्रमणकारियों को जब इन्होंने इन हिंदुओं की या फिर वहाँ के जनता की सेवा की, तो फिर इनको किसमें, अग्नि में साक्षी करके, यानी अग्नि की साक्षी में इनको पवित्र किया गया, और पवित्र करके इनको किस वर्ग में ले लिया, राजपूत वर्ग में, या फिर हम कह सकते हैं कि हिंदू वर्ग में इनको ले लिया। तो ये सब बातें हैं, वो इस मत के प्रतिपादकों में कौन है, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, और कौन है, विलियम क्रूक है, जो कि उनका जो पुस्तक है, उस पुस्तक के वो क्या है, इतिहास का है। अब हमारा प्रश्न संख्या आता है 14, और ये प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसमें एक तो है ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत, कौन सा है, ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा है सामाजिक आर्थिक क्रिया की उपज, यानी कि राजपूत है वो जो यहाँ के जो गाँव में और उस समय की जो विभिन्न जातियाँ थी, उन्हीं जातियों में से और उत्पन्न हुए हैं, वो सामाजिक आर्थिक क्रिया की उपज हुए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, राजपूत है वो क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न हुए। तीसरा है कि इनका उत्पत्ति हुई वो मिश्रित उत्पत्ति से। अब हमें बताना है कि ये कौन किससे मिलता है। जैसे कि मिश्रित उत्पत्ति का, तो हमने एक उस मिश्रित उत्पत्ति वाले के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, और ये जो मत है वो किसका है, डी.पी. चट्टोपाध्याय का है। किसका, डी.पी. चट्टोपाध्याय। दूसरा है सामाजिक आर्थिक क्रिया की उपज, तो ये जो सिद्धांत देने वाले वो कौन थे, ब्रजलाल चट्टोपाध्याय। देखिए, ये दोनों चट्टोपाध्याय हैं, डी.पी. चट्टोपाध्याय, और दूसरा है बी.ई. चट्टोपाध्याय। अब देखिए, अगर इन दोनों के हिंदी नाम देखे जाएं तो ये मिश्रित है, मिश्रित का जो पहला वर्ण है और ब्रजलाल का जो पहला वर्ण है, ये दोनों एक ही वर्ग, कौन सा, प वर्ग, उस प वर्ग के हैं। तो ऐसे में अगर अपन थोड़ा सा दिमाग का जोर दें तो ये दोनों एक ही, जो हिंदी की जो वर्णमाला का एक ही वर्ग है, उसी एक ही वर्ग के ये अक्षर हैं। तो ऐसे में ये दोनों आपस में मिलान नहीं खाते हैं, लेकिन ये सामाजिक आर्थिक क्रिया की उपज वाला और ब्रजलाल वाला वो आपस में, क्योंकि देखो ये प वर्ग का हो गया, और प वर्ग के बाद में जो स वगैरह ये आते हैं, ये कौन सा आ गए, ये वर्ग में आ गए। तो ये दोनों पास पास के हो गए, पड़ोसी हो गए, पड़ोसी होने के बारे में, इसलिए ये ब्रजलाल चट्टोपाध्याय ने दिया वो सामाजिक आर्थिक क्रिया का, और डी.पी. चट्टोपाध्याय ने वो कौन सा दिया, मिश्रित उत्पत्ति का। अब उसके बाद में ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत है वो सीधा ब्राह्मणों के पास में, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। फिर रह गया एक ही क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति, ये बात किसने कही, वीरेंद्र रावण ने कही। और इस प्रकार से ये हमारे 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शनों के 4 उत्तर भी हो गए। अब इसके आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आ जाता है 15, और प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है वो बताइए, कि राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत के सिद्धांत से संबंधित दिए गए कथनों की ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इसने कथन पहला है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, या फिर बताई गई है, अग्निकुंड से। तो ये जो पृथ्वीराज रासो वो किसकी है, चंद्रबरदाई की है, और चंद्रबरदाई में राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है, अबू के अग्निकुंड से। इसका मतलब ये कथन तो सही हो गया। फिर कथन संख्या 2 है कि गुरु वशिष्ठ द्वारा माउंट आबू में किए गए यज्ञ से परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान योद्धा उत्पन्न हुए। ये एकदम सत्य बात है। जो यज्ञ है, जो यज्ञ वगैरह हो रहे थे, उसकी रक्षा के लिए सर्वप्रथम वशिष्ठ ने परमार, चालुक्य और प्रतिहार उत्पन्न किए, लेकिन इनके द्वारा जब सुरक्षा न हो सकी तो ऐसे में चौहान जो वो उत्पन्न किया, या फिर उसको चाहमान भी कहते थे। उसके बाद में आता है तीसरा कथन कि नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इस कथन को और बढ़ावे के साथ लिखा है, यानी कि ये जो राजपूत उत्पत्ति का जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में नैन्सी
और सूर्यमल मिश्र ने। सूर्यमल मिश्र हैं जो हमारे राजस्थान के राष्ट्र कवि हैं। ये लगभग 1857 की क्रांति के समय उन्होंने लोगों को जागरूक किया था। तो ये सूर्यमल मिश्रण और नैन्सी, मोहनत नैन्सी, जो हमारे मारवाड़ राज्यों से संबंधित है, इन्होंने ये जो राजपूतों के अग्निकुंड सिद्धांत है, इस कथन को बढ़ाने की उनका साथ लिखा है। तो ये इस कथन को, इसका मतलब ये कथन भी सही है। अब आगे कर्नल टॉड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति मत की पुष्टि करने के लिए अग्निकुंड से उत्पत्ति को मान्यता दी है। और इस प्रकार से अब इसमें से वो मत की पुष्टि, अग्निकुंड से मत की पुष्टि वाला कौन सा है, उपयुक्त कथनों में सत्य कौन सा होगा? तो इसमें एक कथन सभी कथन सत्य है। कैसे? सभी कथन है वो सत्य है। इसमें पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ये सभी कथन है वो क्या है? वो सभी सत्य हैं। अब हम प्रश्न संख्या 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये हमारा स्क्रीन पे आ गया प्रश्न संख्या 16। और इस प्रश्न संख्या 16 में है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रकृति के युग में चल नहीं सकती। इनकी सूर्य अथवा चंद्रमा से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने कहा है? डॉक्टर कानूनगो ने कहा है। और उन्होंने बहुत बड़ी तार्किक बात रखी है। उन्होंने कहा कि अग्निकुंड की जो कहानी है वो इस प्रकृति के युग में नहीं चल सकती। पहले जितना दिन चली वो चली, लेकिन अब ये कहानी चलने लायक नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा से उत्पत्ति भी, वो भी एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो भी इतिहासकार हैं इन चारों में से, वो दोनों तथ्यों को, जो हमारे राजपूत उत्पत्ति के जो मेन जो दो सिद्धांत हैं, उन दोनों सिद्धांतों का वो खंडन कर रहे हैं। पहले कहानी तो इन्होंने ये कहा कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रकृति के युग में चल नहीं सकती। इसका मतलब ये जो चौहान, परमार, चालुक्य वगैरह हुए, इनकी उत्पत्ति का वो नहीं मानता। फिर उसने कहा सूर्य अथवा चंद्रमा से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। इस बारे में उन्होंने थोड़ी सी हाँ जरूर भरी है। तो अब ये कथन कहने वाले कौन? तो ये कथन कहा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर कानूनगो के द्वारा इस कथन को कहा गया है। अब उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए कि अग्निकुंड की कहानी है वो इस प्रकृति के युग में नहीं चल सकती है। आज के काल में अगर कोई कहे कि एक अग्नि का यज्ञ बनाया या फिर अग्निकुंड बनाया, उसमें उनको कोई जो वहाँ पर पूजन सामग्री इकट्ठे करके वहाँ पर उनको स्वाहा किया गया, और उस स्वाहा में से अगर 4 योद्धा या फिर 3 योद्धा और एक बाद में एक और योद्धा निकला, तो ये बातें वो है स्पष्ट नहीं हो पा रही है, या उसके बारे में जो ये काल्पनिक सत्य हैं वो आज के युग में नहीं चल सकती। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, ये कौन कह रहा है? डॉक्टर कानूनगो कह रहा है कि राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। लेकिन जो कार्य इतिहास में वैदिक काल में जो प्राचीन क्षत्रिय थे, उन्होंने जो कार्य किया वही कार्य आगे वो कौन निभाता गया, या फिर उसी परंपरा को जो निभाने का काम वो किसने किया? वो काम किया राजपूतों ने। किसने किया? राजपूतों ने किया है। और अभी इसमें ये अपनी चर्चा ये चल रही है कि इसमें से कौन है जिसने ये कथन कहा है? तो वो है डॉक्टर कानूनगो। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये पर्सन जो अग्निकुंड की कहानी है इस प्रकृति के युग में नहीं चल सकती, ये डॉक्टर कानूनगो के द्वारा कहा गया है। अब हम आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या आता है 17वां। अब ये जो प्रश्न संख्या 17 है, इसमें यह है कि राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश थे, यानी कि वर्तमान तक राजस्थान में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है, और उसमें से कुछ राजवंश हैं जो हमारे सामने उदाहरण के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन से जो जिन्होंने यहाँ पर शासन नहीं किया। तो इसमें गुहिल, तो गुहिलों को तो सब दुनिया जानती है, और ये कहाँ के हैं? मेवाड़ के हैं, ठीक है। और इनका जो संस्थापक है वो कौन है? गुहादूत है, जिसको ब्रह्मभट्ट भी कहते हैं।
जिसमें कि इनका ब्रह्म भट्ट वगैरह वो दो, जैसे गुहिल है तो ये गुहिल खुद है, इनका आदि पुरुष है। फिर दूसरा हरियर है, ये हरियर यहाँ का नहीं है। तीसरा सिंसनवार है, तो ये जो सिंसनवार है ये जाट जाति है। जो हमारे धौलपुर और भरतपुर में जो शासन कर रहे हैं जाट, वो कौन से जाट है? वो सिंसनवार जाट है। फिर रह गया परमार, तो परमारों ने भी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर जो इन्होंने शासन किया है, राज्य किया है, हुकूमत चलाई है। तो ये तो हो गए परमार। और फिर आता है गहलोत, तो गहलोत है, ये गुहिल और गहलोत तो एक ही है। और इस प्रकार से ये पर्सन संख्या है। इसके आगे इनका जो आगे क्रम दिया गया है उसमें है, और पर्सन संख्या कि चौहान किस स्थान से संबंधित नहीं थे। पहले में नाडोल, दूसरे में जाड़ोर, तीसरे में लोदरवा और चौथे में रणथंभौर। इसमें से वो कौन सा स्थान है जहाँ पर चौहानों ने राज्य नहीं किया? तो देखिए नाडोल है, तो ये नाडोल के अंदर तो जो वागपति राज प्रथम था, इसका पुत्र था लक्ष्मण, इन्होंने नाडोल के अंदर राज्य किया था। नाडोल को उस समय क्या कहा जाता था? नडूला भी कहा जाता था। तो ये तो सीधी सी बात होगी कि यहाँ पर तो चौहान थे। फिर आया जालोर, जालोर के आए हमने पता ही होगा कान्हड़ देव कौन था? ये कान्हड़ देव चौहान था। और इसका जो भतीज था, जो वीर योद्धा वीर सातल देव चौहान, जिन्होंने शिवाना की रक्षा की थी, तो ये भी चौहान, जालोर के चौहान है। फिर आता रणथंभौर, तो रणथंभौर में पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज। उस गोविंदराज ने 1152 ईस्वी में रणथंभौर पर उन्होंने क्या किया था? अधिकार किया था, और यहाँ पर उन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी। तो इस प्रकार से तीन तो हो गए चौहान वंश से संबंधित। लेकिन लोदरवा, ये लोदरवा है, वो भाटियों की कुलदेवी है। तो ये इस प्रकार से ये हमारे पहुँच चुके हैं प्रश्न संख्या 18 पर। अब आता है प्रश्न संख्या 19। अब ये प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है वो देखिए कि गोइलों की 24 शाखाएं, कितनी? 24 शाखाओं का उल्लेख किन इतिहासकारों ने किया है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा और भंडारकर ने, कर्नल टॉड और नैन्सी ने, या दशरथ शर्मा और गोविंद शर्मा ने, या फिर अन्यों ने? इसमें से गोइलों की कितनी शाखाएं? 24 शाखाओं का वो उल्लेख किसके द्वारा किया गया? और ये जो 24 शाखाओं का उल्लेख है वो कर्नल जेम्स टॉड और मोहनोक नैन्सी था, उसके द्वारा इस कथन की क्या की गई है? पुष्टि की गई है, या इस बात का उल्लेख किया गया है। अब इन 24 शाखाओं में कौन कौन? इन 24 शाखाओं में है कल्याण, जो हमारे कल्याणपुर है, ये वागड़ है, कल्याणपुर, वागड़ और चाटसू। ये जो चाटसू का और फिर घोड़ है और आगे काठियावाड़ है, ये जो सभी है वो क्या है? वो है गुहिल है, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। तो ये किसके बारे में कहा गया कथन है? गुहिलों तो या गुहिलों के बारे में। अब ये तो होगी गुहिलों की 24 शाखाएं, लेकिन एक और इतिहासकार है जिन्होंने गुहिलों की 36 शाखाओं का उल्लेख। ये जो है वीर विनोद है। इस वीर विनोद के अंदर, किसमें? वीर विनोद के अंदर गुहिलों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी शाखाएं? 36 शाखाएं। किसमें किया गया है? यह है वीर विनोद में की गई। अब उसी प्रकार से ये तो गोइलों की 24 शाखाएं, एक और अलग है कथन है, वो है गोइलों की 36 शाखाएं। कितनी शाखाएं? और इस 36 शाखाएं हैं वो उसका उल्लेख, और एक है राजपूतों की 36 शाखाएं। कितनी?
जी, राजपूतों की 36 शाखाएं हैं, इसका उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासों में। किसमें? पृथ्वीराज रासों में। और इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न संख्या 19 भी पूरा हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 20 पर। और प्रश्न संख्या 20 ये है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का समर्थन, कौन सा, किस सिद्धांत का समर्थन वो डी.पी. चट्टोपाध्याय ने किया था। इसमें से डी.पी. चट्टोपाध्याय से संबंधित जो राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? मिश्रित जाति की अवधारणा का सिद्धांत। एक और थे बी.डी. चट्टोपाध्याय। कौन से? बी.डी. चट्टोपाध्याय। और बी.डी. चट्टोपाध्याय ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम क्या? सामाजिक आर्थिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो इन दो नाम राशियों ने एक ही बात कह गई। कौन सी? बी.डी. चट्टोपाध्याय तो सामाजिक आर्थिक क्रिया, और मिश्रित जाति का है तो वो है, उस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? डी.पी. चट्टोपाध्याय है। और इस प्रकार से आज ये लगभग 56-57 मिनट का ये जो वीडियो है जो हमारे राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित है, और मैंने बहुत ही अच्छे और शानदार कलेक्शन के माध्यम से, जिसमें आपको कम से कम है तो वो लगभग 5-6 किताबें, जिसमें कक्षा 10 की किताब, नाथ पब्लिकेशन की किताब, शर्मा ओम पावा, और ऐसे करके ये लगभग 6-7 राजस्थान इतिहास की बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें हैं। उन किताबों से ये जो प्रश्न हैं वो उठाए हैं, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो सभी वहाँ से लिए गए हैं। और इस प्रकार से हमने राजपूत उत्पत्ति का जो पहला वीडियो आज यहाँ पर 56 मिनट का, जो लगभग 1 घंटे का बन रहा है, वो हम यहाँ पर अब समाप्त कर रहे हैं। और आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसको ये लाइक है ना, ये लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब करें, और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और जो इन वीडियो को देखेगा तो 100% उनको इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको कहीं नहीं मिल सकती, वो ऐसी असाधारण बातें भी आपको मिलेगी। क्योंकि हम बहुत सारी किताबों का सहारा लेकर, भले एक वीडियो बनने में 7-8 दिन लगे, लेकिन वो पूरा बनाकर और फिर हम आगे वीडियो भेज रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जैसे ये वीडियो, जैसे इसका पार्ट 1 और 2 दोनों पूरे होंगे, उसके बाद में जितने भी जो इसके प्रश्न होंगे वो सभी आपको ग्रुप में भेज देंगे। और तो थोड़ा बहुत आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उसको कमेंट करो। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।